और अब बात करते हैं हैदराबादी भाईजान की, यानी असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ओवैसी का फोकस सीमांचल की उन सीटों पर है जहां उनके उम्मीदवार या तो जीते थे या फिर दूसरे नंबर पर रहे। ओवैसी के टारगेट पर तेजस्वी यादव और आरजेडी है। ओवैसी अपनी हर तकरीर में इस बात को जरूर कह रहे हैं, तेजस्वी ने 3%, जी हां, तेजस्वी ने 3% वोट वाले सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन 20 साल तक लालू परिवार का साथ देने वाले मुसलमानों को तेजस्वी क्यों भूल गए? हैदराबाद भाईजान बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वापस क्या आए, लगता है उनका मूड खराब हो गया है। ओवैसी नाराज है। जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसी तरह ओवैसी भी भड़के हुए हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, हैदराबादी भाईजान किसी को नहीं बख्श रहे हैं। ओवैसी अपनी हर मजलिस में मल्ला वर्सेस मुसलमान का राग छेड़ रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ लोहिया की जनता। ओवैसी का दावा है कि बिहार के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। मजलिस वाले भाईजान इल्जाम लगा रहे हैं कि अब तक बिहार के मुसलमानों ने जिन जिन सियासी पार्टियों का साथ दिया है, सब ने उनके साथ नाइंसाफी की। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा, इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने सन ऑफ मल्ला और सन ऑफ आदम का मुद्दा छेड़कर सनसनी मचा दी है। बिहार में अकलियतों की सियासत करने वाली मुख्य धारा की पार्टियों को डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी सियासी पिच पर मल्ला वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ओवैसी अपनी हर जनसभा में 3% वर्सेस 17% का राग क्यों अलाप रहे हैं? हमारे वीआईपी पार्टी के लोग हैं, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? सामने सटे ताला खोल करके बिहार को आजादी दिलाएंगे। ओवैसी के जुबानी तीरों ने जहां महागठबंधन के नेताओं को बैकफुट पर डाल दिया है, तो वहीं एनडीए बम बम है। एनडीए के बैनर तले 29 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रहे चिराग पासवान ने यूं तो सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को बहादुरगंज सीट से उतारा है, लेकिन वो मुसलमानों को सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात पर फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझो डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए।
ओवैसी की तरफ से उठाए गए मुस्लिम डिप्टी सीएम के राग पर मुस्लिम अवाम क्या सोचती है, इसे जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आम लोगों से बात की। नहीं, उसका ये सब बात फोकस बात है सब जी कि नहीं, ये सब फोकस है जी कि नहीं जी, सिर्फ डायलॉग है जी। यहाँ हम लोगों का जाने नौजवानों का कहना है कि नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। हाँ, बोला तो है लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। वोट से ना होगा जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, किसी के कहने से नहीं होता है। तो मल्ला का बेटा जब बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बनेगा? इसका भी वैसी कह रहे हैं। इनका भी बेटा बनेगा जो है, यानी इसका महागठबंधन का भी बेटा मुस्लिम में जो है वो बनेगा उप मुख्यमंत्री। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। धोखा तो नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं, पूरा दिल जान से जो है देंगे। बता रहा है सही, लेकिन हम उतना दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए चलो इधर दे दो। क्या है, हैदराबाद तक नहीं जा सकते। हैदराबाद उतना दूर तक हम नहीं जा सकते हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ओवैसी बिहार में 2020 वाला करिश्मा दोहराना चाहते हैं। वैसे ओवैसी ने बिहार में साल 2015 में पहला चुनाव लड़ा था, 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत दर्ज नहीं हो सकी थी। 2019 में किशनगंज में हुए उपचुनाव में AIMIM ने जीत दर्ज कर बिहार की सियासत में जोरदार एंट्री मारी थी। 2020 का विधानसभा चुनाव हैदराबादी भाईजान के लिए छप्पर फाड़ साबित हुआ। ओवैसी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 5 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पतंग बिहार में कटी पतंग साबित हुई थी, नतीजा सिफर रहा था। अगर बात बिहार की जाति जनगणना की करें तो सूबे में मुस्लिमों की आबादी करीब 17.7% के आसपास है। दावा किया जाता है कि बिहार के मुसलमान चुनाव में किसी एक पार्टी को एकमुश्त वोट करते हैं। बिहार के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, सीमांचल से लेके मिथिलांचल की मुस्लिम आबादी किस तरह वोटिंग करती है, आज हम आपको इसका दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। आजादी के समय से यानी 1947 से 1970 तक मुस्लिम वोटरों ने एकमुश्त होकर कांग्रेस के हाथ का साथ दिया। 71 से बिहार के मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला। 1977 में बिहार की मुस्लिम आबादी ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। जेपी के आह्वान पर बिहार के मुसलमानों ने जनता पार्टी को एक तरफा वोट डाली, लेकिन 1980 में मुस्लिमों ने फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 90 में बिहार के मुस्लिम लालू यादव के साथ दिखे। लालू के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ हो लिए। लालू यादव की RJD के साथ मुसलमानों का एक मुश्त गठजोड़ 15 सालों तक चलता रहा, लेकिन 2005 में यहां भी बदलाव आया। मुस्लिम वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न जो है बदलता दिखा। पसमानदा यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम नीतीश कुमार के पाले में चले गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।